Good morning, students. I am Kranti Singh, Assistant Professor of Political Science. Here I am going to describe a 60 marks question. Was Subhash Chandra Bose an fascist? क्या सुभाष चंद्र बोस फांसीवादी थे? इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। आप जैसे कि इस फोटो में ही देख सकते हैं, जो मैंने जो मेन पिक लगाई है उसमें आप एक तरफ सुभाष चंद्र बोस को देख सकते हैं और दूसरी तरफ आप हिटलर को देख सकते हैं। तो ये जो हिटलर है ये फांसीवादी ताकत के जन्मदाता कहे जाते हैं, एक तानाशाह के तौर पे जाने जाते हैं। और देखिए सुभाष चंद्र बोस इनसे हाथ मिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि सुभाष चंद्र बोस कहीं ना कहीं हिटलर को एडमायर करते हैं या फिर उनकी फांसीवादी विचारधारा को वो बहुत ज़्यादा समर्थन भी करते हैं। देखिए अभी तक जो हिटलर को एक तानाशाह के तौर पर जाना जाता रहा है। हिटलर ने नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद के नाम पर, अपने राष्ट्र को आगे लेके जाने के नाम पर उन्होंने बहुत सारे जनसंहार करवाए हैं। बहुत सारे ज्यूज, जिसे हिंदी में यहूदी कहते हैं, यहूदियों को मरवाना, राष्ट्रवाद के नाम पर नस्ल भेद करना, ऐसे बहुत सारी तानाशाही उनकी कार्यवाहियों के लिए वो जाने जाते हैं। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि सुभाष चंद्र बोस जो है, क्या वो फांसीवादी थे? क्या वो भी हिटलर को एडमायर करते हैं? तो वो क्या हिटलर जैसी विचारधारा या सोच रखते थे? तो इसी क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। 2017 में ये यूनिवर्सिटीज के 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आ चुका है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्क्राइब कि सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा फांसीवादी थी या नहीं थी तो क्यों थी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ उनके फांसीवादी विचारधारा की, देखिए 20वीं शताब्दी में बहुत सारी विचारधाराओं ने जन्म लिया और विश्व को प्रभावित किया। तो फांसीवादी विचारधारा भी उन्हीं में से एक थी। जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1919 में ख़त्म होता है तो इटली में मुसोलिनी के हाथ में सत्ता आती है और इटली के साथ जो है बहुत ही संधियों के द्वारा उसे तोड़ने मरोड़ने का जर्मनी और इटली दोनों को बहुत प्रयास किया गया था मित्र राष्ट्रों द्वारा 1919 की संधि के बाद। तो मुसोलिनी की सत्ता हाथ में आती है तो वो देश को एकता के सूत्र में बांधना चाहते हैं। इटली जो इतना टूट चुका था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की संधियों से या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जिस तरह से मुसोलिनी उस देश को एकजुट करने के लिए सफल दिखाई देते हैं, तो इस बात का युवा सुभाष चंद्र पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से हिटलर जो है जर्मनी में यही काम कर रहे थे। हिटलर मुसोलिनी को बहुत अधिक मानते थे और मुसोलिनी की विचारधारा को फॉलो करते ही हिटलर भी इसी तरह से अपने देश को एकजुट लाने का प्रयास करते हैं, देश में एकता लाने का प्रयास करते हैं और बहुत ही संकीर्ण या यूँ कहे कि बहुत ही कट्टर सोच के साथ तानाशाही वो करते हैं। तो मुसोलिनी ने इटली में जो विचारधारा वो लेकर आए थे वो फांसीवादी कहलाती है और जर्मनी में उसी विचारधारा को जर्मन तरीके से अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार लागू करने का काम हिटलर ने किया, उसे वो नाजीवादी कहते हैं। तो ये फांसीवादी और नाजीवादी जो विचार हैं इनसे सुभाष चंद्र काफ़ी प्रभावित हुए, क्योंकि इन्होंने देश को एकता के सूत्र में बांधा। जस्ट एक ये बात थी जो सुभाष चंद्र बोस को इस विचारों की तरफ वो लेकर जाती थी। उन्होंने भी अपने विचारों और भाषणों में फांसीवादी विचारों को शामिल किया, जिसके कारण उन पर फांसीवादी होने का आरोप लगता है। लेकिन यहाँ हम जस्टिफाई करेंगे कि ऐसा नहीं है। 1934-35 में जो बोस ने अपनी समझदारी की बात ही नहीं थी तथा आज ही उसका 1934-35 में बोस ने जो है उनकी अपनी पुस्तक जो थी द इंडियन स्ट्रगल, उसमें लिखा कि मुसोलिनी एक ऐसा व्यक्ति है जिसका आधुनिक यूरोप में राजनीति में विशेष महत्व है और वो दिखता भी है पूरे विश्व में। सेकंड गोल्डमेज सम्मेलन से वापस लौटते समय गांधी जी ने मुसोलिनी से 1931 में भेंट की थी। इस घटना का युवा सुभाष चंद्र पर काफ़ी प्रभाव पड़ा और मुसोलिनी ने और इस घटना को सुभाष चंद्र ने सराहा भी बहुत। और वो कहते हैं गांधी जी ने इटली की यात्रा करके महान एक सामाजिक सेवा का काम किया है। खेद की बात यह है कि वे वहाँ और अधिक नहीं ठहरे और अधिक निजी संपर्क कायम नहीं किए। कहीं ना कहीं वो गांधी जी की विचारधारा में फांसीवादी विचारधारा को शामिल करना चाहते थे, इसलिए वो कहते हैं। देखिए हम दो पक्ष लेकर चलते हैं फांसीवादी विचारधारा के या नाजीवादी विचारधारा की भी। ये दोनों ही फांसीवादी नाजीवादी का अगर एक पक्ष देखा जाए, अच्छा पक्ष जो कि दिखाता है कि देश को एकता और अखंडता में लेकर आना, देश का विकास करना और देश को जो है
दूसरे बड़े अमीर राष्ट्रों की गुलामी से दूर रखना, ये फांसीवादी और नाजीवादी विचारधारा के मेन सफलताएं रही हैं। इधर अगर बुराइयों की बात करें तो अभी मैंने डिस्कस किया कि नस्लवाद के नाम पर बहुत सारे लोगों का जीनोसाइड करवाया था, और अपने राष्ट्रवाद के नाम पर हिटलर ने अपने आप को एक भगवान की तरह, एक ऐसे नेता की तरह से रिप्रेजेंट किया कि उसके द्वारा कहे गए शब्द ही सही हैं, उसके ऊपर तर्क और कुतर्क कुछ भी लागू नहीं हो सकता। तो तानाशाही से चीज़ों को करवाने की कोशिश करता है फांसीवाद, और लोगों की, आम जनता की राय को एक तरफ कर देता है। तो ये गलत और एक सही पक्ष मैंने आपके सामने रखा। अब रखते हैं कि क्यों पसंद था फांसीवाद सुभाष चंद्र बोस को। फांसीवाद पसंद करने के पीछे सुभाष चंद्र बोस का एक सबसे बड़ा कारण ये था कि उन्होंने देखा कि हमारा भारत अगर स्वतंत्र हमें हमारे भारत को दिलवानी है तो इसके लिए विश्व जनमत तैयार करना बहुत जरूरी है। विश्व जनमत यानी कि विश्व के लोगों की भारत के प्रति जो नीति है, भारत के प्रति जो सोच है वो बदलनी जरूरी है। जो सोच ये बताती हो कि भारत को भी आज़ाद होना चाहिए, यहाँ के भी जो इंडिविजुअल लोग हैं उनको सांस लेने का अधिकार है एक स्वतंत्र वातावरण में। तो इसके लिए बहुत अधिक प्रचार प्रसार करने की जरूरत थी विदेशों में। इसके लिए भारत को अपने विदेशी मित्रों की आवश्यकता पड़नी थी। इसी उद्देश्य से जर्मनी, जापान, इटली, सोवियत संघ आदि देशों के शासनाध्यक्षों से मिलने गए। और अच्छी बात यह रही कि इन्हीं देशों के शासनाध्यक्षों ने अपनी सहमति दी, अपनी पूरा समर्थन देने का जो है वादा किया सुभाष चंद्र बोस को। तो एक तो सबसे बड़ा कारण ये था कि ये इंक्लाइन हो गए टुवर्ड्स द फासिज्म। फिर बात आती है दूसरा, इस फांसीवादी शासक जो थे वो अपनी बात बहुत ही सीधे तरीके से करते थे, कोई विनम्रता या बिना किसी लाग लपेट के कोई बात नहीं करते थे। तो उनको वो दिखा अपना व्यक्तित्व। ये भी ऐसे ही थे सुभाष चंद्र बोस भी। गांधी जी को उन्होंने कई बार क्रिटिसाइज किया कि वो विनम्र और इस तरह की बातें करते हैं। 1931 के सेकंड गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने एक तरह से भारत को अपमानजनक स्थिति में पहुंचा दिया, क्योंकि अंग्रेजों के सामने बहुत ही कड़े शब्दों में बात करने की जरूरत थी और वहां पर गांधी जी लीनियंट हो गए, बहुत ही टिम्ड आवाज में बात करते हैं वो। तो ये बात उनको अच्छी नहीं लगी। तो कहीं ना कहीं मुसोलिनी, हिटलर का जो व्यक्तित्व था, बात करने का तरीका जो था, वो उनको अपने तरीके जैसे लगा। तो ये भी एक भावनात्मक झुकाव था जिसकी तरफ जो हमारे सुभाष चंद्र बोस हैं वो प्रशंसा करते हैं और झुकते हैं। उनका विचार था कि विश्व राजनीतिक विचारधारा की विकास की जो आगामी अवस्था है वो फांसीवाद और जो साम्यवाद है, यानी कि फासिज्म और कम्युनिज्म को मिलाकर एक विचारधारा बनाने से हमारा देश आज़ाद हो सकता है। ना ही तो डेमोक्रेसी इस देश को बचा सकती है, लेकिन हाँ, फांसीवादी तरीका और थोड़ा सा कम्युनिस्ट जो तरीका है, उन दोनों का मिला हुआ समाजवाद, जिसे वो वामपंथ कहते थे, जो कि माओवादी जो होते हैं वो फॉलो करते हैं, उसे सुभाष चंद्र जो है बहुत एडमायर करने लगे थे। और वो मानते थे कि इसी के द्वारा जो है हमारे देश को हम आज़ाद करवा सकते हैं। तो फांसीवाद जो है, अगर मैं इसकी शाब्दिक अर्थ में जाऊं तो मीनिंग ऑफ फैसिज्म जो है, फांसीवाद अंग्रेजी भाषा के शब्द फासिज्म से इसका अनुवाद हुआ है। और फांसीवादी, अगर इस शब्द ये निकल कर कहाँ से आया है तो लेटिन भाषा की फैसियो वर्ड से निकल कर आया है। एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया है, इवन पॉलिटिकल साइंस नेट के एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। ये कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है कि फैसियो शब्द कहाँ से आया, तो लेटिन भाषा से आया। और फैसियो का मीनिंग क्या है? मीनिंग है लकड़ियों का गट्ठा। इसलिए फांसीवाद का अर्थ क्या निकल के आता है? जिस तरह लकड़ियों के एक गट्ठे को बांधकर मजबूत बनाया जा सकता है, उसी तरह यदि व्यक्तियों को एकता रूपी डोर में बांध दिया जाए तो एक शक्तिशाली समाज की स्थापना की जा सकती है। अगर उसमें एकता, अनुशासन और शक्ति लेकर आई जा सके तो वो राष्ट्र जो है एक शक्तिशाली राष्ट्र बन सकता है। तो सुभाष को भी फांसीवाद इन्हीं विचारों से वो काफ़ी प्रभावित हुए और वो आगे इसको लेकर कंटिन्यू चलते भी हैं। अब आते हैं कुछ उनके विचार फांसीवाद से समझते। इसमें सिर्फ फर्स्ट पॉइंट, वैसे तो ये 11 पॉइंट्स हैं इसके अंदर जो कि मैं राजनीतिक विचारों में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन फर्स्ट पॉइंट मैं बहुत खुशी से इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। बाकी ये पॉइंट्स को समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियोस जरूर देख लें, पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ सुभाष चंद्र बोस, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा वो।
तो सबसे पहले बोस एक राजनीतिक यथार्थवादी विचारक थे, यानी कि प्रैक्टिकल प्रयोग करने में विश्वास रखते थे। वो सिर्फ सिद्धांत बना देने, आदर्शवादी बातें करने में विश्वास नहीं रखते थे। तो इसी प्रैक्टिकल अप्रोच को वो फासिज्म में देखते हैं, फासीवादी विचारधारा में देखते हैं। और उन्हें लगता है कि ये यथार्थवाद होने की वजह से कहीं ना कहीं जो भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति करने के लिए वो पूरे विश्व का जनमत तैयार कर सकते हैं, भारतीय युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं गुलामी के खिलाफ संघर्ष करने के लिए। तो इसलिए उन्होंने मुसोलिनी और हिटलर की अपनी पुस्तकों में कई जगह प्रशंसा की है। उनका मानना था कि विश्व में राजनीतिक विचारधारा के विकास की आगामी अवस्था जो होगी वो फासीवाद और साम्यवाद का मिश्रण होगा। इसलिए वो देखिए फासीवाद जो है एक राज्य की सर्वोच्चता पर बल देता है, एक नेता की सर्वोच्चता पर बल देते हुए, ना कि व्यक्तिगत सर्वोच्चता पर कि राज्य सर्वोपरि है। और जो ब्रिटिश प्रणाली है या लोकतांत्रिक प्रणाली है वो संसद की सर्वोच्चता पर बल देती हैं, लोगों की सर्वोच्चता पर। लेकिन सुभाष चंद्र बोस कहते हैं फासीवाद में राज्य सर्वोच्च इसलिए क्योंकि एक दल है वहाँ पर और एक दल की तानाशाही है। ऐसे में एक बुरा परिणाम तो देखने को मिल सकता है कि एक दल की तानाशाही हो सकती है और जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज हैं, उनको नुकसान हो सकता है, जैसे हुआ भी यहूदियों का बहुत सारा जेनोसाइड करवाया हिटलर ने। तो ये तो बुराइयां हैं, लेकिन इसके साथ ही देश में एक प्लानिंग के साथ औद्योगिक विकास करवाना, देश का राष्ट्र निर्माण करना, देश को आगे लेकर जाने के लिए जो कड़े अनुशासन की, कड़े संघर्ष की और कड़े समर्पण की जरूरत जो होती है वो फासीवादी ताकतों में है। और फासीवाद ने प्रूव भी किया है समय समय पर, जब जर्मनी और इटली में काफ़ी विकास देखने को मिला। तो हालांकि उन्होंने फासीवाद का हालांकि समर्थन वो करते हैं, लेकिन कई जगह इसी वजह से वो विरोध भी करते हैं जो मैंने ऊपर बताई। इसके अलावा फासीवाद जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बहुत अधिक महत्व नहीं देता, इस बात का भी कड़ा विरोध करते हैं कि फासीवाद को व्यक्तिगत स्वतंत्रता देनी चाहिए। हर एक व्यक्ति को अपने विचार रखने का अधिकार है, हर एक व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। तो फासीवाद में ये सुधार किया जा सकता है। इसलिए नेताजी ने फासीवाद को जो है पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया था, इसीलिए वो अपनी राजनीतिक पद्धति संश्लेषण वाली रखते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया सिंथेसिस, यानी कि जो अच्छी अच्छी बातें हैं विचारधारा से वो ले लो, जो बुरी बातें हैं उनको छोड़ दो। तो फासीवादी ताकतों की, जो तानाशाही ताकतों की जो विचारों की जो बुरी बातें थी, जैसे अल्पसंख्यकों के हितों को नुकसान, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नुकसान, एक व्यक्ति की महिमा मंडन करना, एक दल की सरकार, राज्य का बहुत अधिक बोलबाला होना, यानी सरकारों का पूरी तानाशाही होना, इन चीज़ों का वो विरोध भी करते हैं। लेकिन एक उग्र राष्ट्रवादी नेता होने के लिए, भारत को आज़ाद करवाने के लिए और उस आज़ादी के बाद भारत का राजनीतिक और सामाजिक विकास करने के लिए वो इस अतिवादी सिद्धांत का बहुत अधिक फेवर भी करते हैं कि हाँ, फासीवाद जो है वर्तमान परिस्थितियों के लिए, भारत की परिस्थितियों के लिए जरूरी बन जाता है। तो इस तरह से जो फासीवाद का समर्थन करते हैं, लेकिन साथ में विरोध भी करते हैं। तो हम कह नहीं सकते कि वो कम्प्लीटली फासीवादी हैं या फिर फासीवाद में उनका बहुत अधिक रुझान है, ऐसा नहीं है। फिर शक्तिशाली और सर्वोच्च राज्य संबंधी उनका विचार मैं पॉलिटिकल आइडियाज में करवा चुकी हूँ कि वो कैसा चाहते थे। देखिए इस विचार को जैसे आप एक्सप्लेन करेंगे उसमें आपको पता लग जाएगा कि फासीवाद जो है सर्वोच्च राज्य का समर्थन करता है, लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस है वो बहुत अधिक बिलीव नहीं करते सर्वोच्च राज्य में, वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बिलीव रखते हैं। तो यहाँ पर भी दिखता है कि वो कहीं ना कहीं फासीवाद का जो है कड़े समर्थक नहीं थे। फासीवाद की ये जो एक नीति है सर्वोच्च राज्य का और शक्तिशाली राज्य की बात करना, उसके वो जो है प्योरली समर्थक नहीं थे, वो व्यक्तिगत जो है स्वतंत्रता के समर्थक रहे हैं। फिर है साम्राज्यवाद का विरोध करना, इसको भी मैं पॉलिटिकल आइडियाज में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लेकिन साम्राज्यवाद का विरोध फासीवादी ताकतें भी करती हैं, क्योंकि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ती हैं साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस झुकाव रखते हैं फासीवाद की तरफ कि एकमात्र यही ऐसे देश हैं जो साम्राज्यवादी ताकतें उनके विरुद्ध लड़ रहे हैं, तो क्यों ना इनका समर्थन दिया जाए। तो इसलिए भी वो फासीवादी विचारों से थोड़े से प्रेरित होते हैं।
राजनीतिक यथार्थवाद में उनका विश्वास था। ये भी मैं पॉलिटिकल आइडियाज में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। क्या होता है यथार्थवाद, ये भी मैंने उसमें बताया था। तो राजनीतिक यथार्थवादी थी ये विचारधारा। ये गांधी जी की तरह आदर्शवादी निरे आदर्शवाद, नैतिकता, आध्यात्मिकता की बात नहीं करती है। ये बहुत सारे चीज़ों को प्रैक्टिकली फील्ड में करने की बात करती है फांसीवादी विचारधारा। इसलिए सुभाष चंद्र बोस जो है इस फांसीवादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद का विरोध करने के साथ साथ राजनीतिक यथार्थवाद में भी बहुत विश्वास रखती है। मार्क्सवाद साम्यवाद का विरोध करते हैं। हालांकि ये पूरी तरह से जो है साम्यवाद का विरोध नहीं करते। वही बात है, जिस तरह से फांसीवाद में कुछ दिक्कतें थी और उसको वो हटाना चाहते थे, इसी तरह से साम्यवाद को वो पसंद करते हैं, कार्ल मार्क्स से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। लेकिन ऐसी कुछ बातें थी साम्यवाद की जिसे वो हटाना चाहते हैं और वो विरोध भी करते हैं। तो इस तरह से भी आप ये हालांकि पॉलिटिकल आइडियाज में भी एक्सप्लेन हो चुका है। लोकतंत्र को वो क्यों बुरा मानते हैं, लोकतंत्र की वो बहुत सारी कमियां बताते हैं, इसीलिए वो फांसीवाद और समाजवाद के मिश्रण के तौर पर एक सामाजिक व्यवस्था मानते हैं। उनका मानना है कि आज़ादी के बाद भारत में इतनी ज़्यादा जनता है, इतनी तरह की विचारधाराएं, सियासतें, राजा हैं, अलग तरह की पृष्ठभूमि, अलग तरह के रहन सहन, खान पान, संस्कृति वाले लोग हैं। ऐसे में सबको एकजुट रखने के लिए किसी एक ताकतवर दल की होना बहुत जरूरत है, एक नेता की होना बहुत जरूरत है, जो कि उन्हें अनुशासन में रख सके, एकता में रख सके। ऐसे में लोकतंत्र में वो बात नहीं है। तो इसलिए वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकतंत्र का भीड़ तंत्र बनने में बहुत अधिक योगदान हो जाता है। और फॉरवर्ड ब्लॉक का नामक दल भी वो इसलिए स्थापित करना चाहते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक आगे जाके आज़ादी के बाद वो दल बनेगा जो देश को आगे लेके जाएंगे और वो नेता होंगे। इसलिए वो खुद को नेताजी भी कहलाना शुरू कर देते हैं। एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू मैं बताना चाह रही हूँ। जर्मनी में फ्यूरर के नाम से, नेताजी के नाम से जो है हिटलर ने उन्हें पुकारा था। तो फ्यूरर एमसीक्यू में पूछा गया था कि फ्यूरर जो है नेताजी को किसने कहा, तो वो जो है हिटलर ने कहा था। अहिंसा संबंधी विचार भी मैं राष्ट्रवाद संबंधी, अहिंसावाद संबंधी, गांधी और गांधीवाद, राजनीतिक पद्धति संबंधी विचार, ये 10 के 10 पॉइंट्स जो हैं मैं ऑलरेडी पॉलिटिकल आइडियाज़ में आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट अगेन। यू हैव टू गो ऑन प्रीवियस वीडियो एंड वॉच द complete video. You will understand easily because that video has 20 points and these 20 points was clearly explained, so I am not going to repeat it again here. तो आप वो वीडियो जरूर देखें पॉलिटिकल आइडियाज़ की। फिर है राजनीतिक पद्धति संबंधी दल संबंधी विचार। लास्ट पॉइंट है ये। एक दल में उनका पूरा यकीन था। जैसे जयप्रकाश नारायण दल विहीन लोकतंत्र चाहते थे। एक्चुअली में यहाँ पर जो है सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल उल्टे हैं जयप्रकाश नारायण से विचारों में। वो ना ही तो लोकतंत्र को चाहते थे और ना ही दल विहीन लोकतंत्र को चाहते थे। दल की प्रणाली में उनको बहुत विश्वास था। उनका मानना था कि शासन की बागडोर एक दल के हाथों में होनी चाहिए। अगर एक दल के हाथ में होगी तो जो देश वो देश के हित के लिए वो दल लंबे समय तक कार्य कर सकता है, नीतियां बना सकता है, उसे अपनी शासन सत्ता जाने का डर नहीं होता। और उन्होंने फाशीवादी शासन व्यवस्था के दौरान इटली, जर्मनी, रूस भी देख सकते हैं और जापान में भी देख सकते हैं कि विकासात्मक कार्यों को अपनी आंखों से होते देखा था और उनकी प्रशंसा भी की थी। वो राजनीतिक शक्ति सभी व्यक्तियों को सौंपने के स्थान पर कुछ व्यक्तियों को ही सौंपने के समर्थन करते हैं, इसलिए वो दल में बहुत विश्वास रखते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना वो इसी पर्पज से करते हैं। तो अब निष्कर्ष की अगर बात करें तो जितने भी ऊपर मैंने विचारों को एक्सप्लेन किया है उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि नेताजी फांसीवादी थे या नहीं। इसका स्पष्ट उत्तर देना तो कठिन होगा, लेकिन ये सिद्ध हो जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने के लिए, भारत से उसे जड़ से उखाड़ने के लिए वो एक मजबूत दल और एक मजबूत नेता चाहते थे जो कि लोगों को एकजुट रख सके। वो विश्व जनमत समर्थन चाहते थे और उन्हें वो उम्मीद जो है फांसीवाद में पूरी होती हुई दिखाई भी देती थी। उन्होंने कभी भी बहुत एक्सट्रीम फांसीवाद का समर्थन नहीं किया, अतिवादी फांसीवादी वो नहीं थे। हालांकि उनका जो व्यक्तित्व था वो एक उग्र राष्ट्रवादी नेता के तौर पर था, जो देश की गरीबी को खत्म करना चाहता था, देश को स्वतंत्र करवाना चाहता था, एकता की तरफ लेकर जाना चाहता था, समानता लेकर आना चाहता था। तो इसीलिए वो जो है इस विचारधारा की तरफ बढ़े। लेकिन ये भी भ्रम है ये कह देना कि
हिटलर और मुसोलिनी जैसे दो तानाशाह जिन्हें राष्ट्रवादी भी कहा जाता है, उनका वो समर्थन या सहयोग करते थे। उनकी बहुत सारी बातों को उन्होंने विरोध भी किया है। जो ये बात कहते भी हैं कि जो इन तानाशाहों का वो समर्थन करते थे, वो लोग ही इस बात को भूल जाते हैं कि नेताजी अपने जो मुख्य उद्देश्य है भारत की स्वतंत्रता, उसे लेने के लिए किसी भी साधन को अपनाने के लिए तैयार थे। शत्रु के शत्रु से मित्रता करना उचित मानते थे, जो कि भारत में चाणक्य नीति, जो चाणक्य हुआ करते थे, जिसे कौटिल्य भी कहते हैं, उन्होंने अपनी चाणक्य नीति में दिया था कि शत्रु से मित्रता कर लें आप, तो वो उन्होंने भी अपनाया। और सिर्फ उद्देश्य तो उनका बिल्कुल निर्मूल था, उनका कोई अपना सेल्फिशनेस या अपना कोई उसमें उनका स्वार्थ नहीं था। वो भारत की स्वतंत्रता करवाना चाहते थे, और साधन चाहे कोई भी हो, किसी भी तरह से भी हो, वो स्वतंत्र करवाना चाहते थे। अतः उन्हें फांसीवादी कहना उनके व्यक्तित्व का अपमान करना ही होगा कि वो फांसीवादी थे। वे भारत माँ के एक प्रिय लाल थे, जितना कि गांधी जी, पंडित नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर ये सब थे। तो इन्हें फांसीवादी कहकर इन्हें अपमानित करना है, इनके उग्र राष्ट्रवादी होने को तानाशाह के साथ जोड़ देना, इनका अपमान करना है। तो ये फांसीवादी तो कतई नहीं थे। हाँ, कुछ विचारों को वो फॉलो करते थे फांसीवाद की, जिससे उनको लगता था कि जो उनके भारत स्वतंत्रता और भारत के विकास का उद्देश्य वो पूरा हो सकता है, वो उन्हें फॉलो करते थे, और जो गलत बातें थी उनका वो विरोध भी करते थे। तो ये इसका निष्कर्ष है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो इसके रिगार्डिंग हम सैटरडे को डाउट क्लास भी लेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।